नमस्कार साथियों, प्रभात एग्जाम में आप सबका स्वागत है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कल के करंट अफेयर्स हम नहीं डिस्कस कर पाए, कुछ ज़रूरी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। पर आज है सितंबर 26 और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो जो सवाल मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछे थे उनके जवाब मुझे मिले हैं कमेंट सेक्शन में और उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज का जो सेशन है ये साइंस से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा। मैंने जब अखबार देखे आज के तो उसमें कई जगह ऐसे टॉपिक्स मिले, ऐसे आर्टिकल मिले जो साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि उनको डिस्कस कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि जब हम और दिन डिस्कस करते हैं तो हम पॉलिटी, गवर्नेंस, इन इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा जोर साइंस पे देंगे, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी हर जगह साइंस पर आजकल ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। युग ही साइंस का है, विज्ञान का युग है ना। तो पहला टॉपिक जो होगा वो है हाइड्रोजन फ्यूल। फिर हम एक टॉपिक ये भी देखेंगे कि इंडिया को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्यों कहा जाने लगा है। ओसिरिस रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, गगनयान मिशन, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेंगू स्वाइन फ्लू। अच्छा, एक सेशन में मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने नेशनल पार्क हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसका जवाब मुझे अभी तक किसी बच्चे ने नहीं दिया है। तो देखते हैं आज के सेशन में कौन इसका जवाब देता है। कमेंट सेक्शन में आप अभी सर्च करके लिखिए कि कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे कि इंडिया को आवाज़ बोला जा रहा है ग्लोबल साउथ की, तो इसका क्या मतलब है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है और ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वो कहते हैं, इंडिया इज वंस अगेन रेडी। इंडिया फिर तैयार हो गया है विश्व गुरु का रोल निभाने के लिए और पूरी जो मानवता है, ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है, उसके बेनिफिट में काम करने के लिए। तो इस स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसेज में, GS2 में, GS1 में, एथिक्स में, कहीं पर भी जहां आपको इंडिया के उभरते हुए रोल के बारे में लिखना हो। इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो देखिए, अभी ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स है, पहले क्या मतलब है ग्लोबल साउथ। देखो, एक होता है ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, और एक होता है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं वो हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश जिन्हें हम बोलते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत शानदार है, जो अच्छा डेवलप कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ में है डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जो अभी विकासशील हैं, जो जिनका विकास अभी बहुत ऊंचे स्तर का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो गरीबी है या वो और दिक्कतें हैं समाज की, वो थोड़ी ज़्यादा हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं इनको, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ज़्यादातर इन कंट्रीज़ के पास डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कम है, इनकी इकोनॉमी वीक है और भूखमरी, गरीबी, ये समस्याएं, बेरोजगारी, ये समस्याएं ज़्यादा हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या ग्लोबल साउथ में। अब भारत इसका उभरता हुआ नेता बन रहा है, ग्लोबल साउथ का बनता जा रहा है। तो ये सब बातें जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं वो भी मान रहे हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जब कोविड आया तो भारत ने क्या चलाई, वैक्सीन मैत्री, ठीक है। ग्लोबल साउथ की इतनी सारी कंट्रीज कौन सी हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ठीक है, एशिया है, ये सब ग्लोबल साउथ में आते हैं। यूरोप है वो ग्लोबल नॉर्थ में है, अमेरिका है वो ग्लोबल नॉर्थ में है। तो इन कंट्रीज को इंडिया ने खूब सारी वैक्सीन प्रोवाइड करी कोविड के टाइम, जब सब देश क्या कर रहे थे, वैक्सीन कूटनीति यानी वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन प्रोटेक्शनिज्म की, बस जो हमारे पास है हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे इन वैक्सीन का और दूसरे देशों को नहीं देंगे। तो ये सोच चल रही थी दुनिया भर में। उस वक्त भारत ने इतनी बड़ी आबादी होते हुए अपने लिए वैक्सीन तो बनाई, साथ में ग्लोबल साउथ को भी वो वैक्सीन प्रोवाइड करी। तो जो करेबिया के राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इंडिया एक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल साउथ को। जो डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है, हमारे यूपीआई को बहुत देशों ने अपने यहाँ लागू किया है और इसके अलावा हम जो और इस चीज़ को सप्लाई और डिमांड की जो चेन्स हैं उनको भी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल और ये दैनिक जागरण में छपा हुआ था, तो वहाँ से मैंने लिया है। आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। तो आइए समझते हैं इसके कुछ बेसिक्स को। तो ये आर्टिकल आया हुआ था आज के न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में।
देखिए ये आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हमें पता है एक तरीके की गैस है, ठीक है। ग्रीन का क्या मतलब है? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनका इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करी जाती है। उस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। कैसे बनती है हाइड्रोजन? वाटर है, H2O है, पानी है ना, उसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस करने का तरीका क्या है? अगर वो हम रिन्यूएबल एनर्जी का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, ठीक है, वायु ऊर्जा है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। रंग नहीं होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि पर्पल हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। सर्च करिए और बताइए पर्पल हाइड्रोजन क्या होता है, और इसके अलावा ग्रे हाइड्रोजन भी बताइए। पर्पल और ग्रे हाइड्रोजन, ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए। दूसरा सवाल है, पहला वो था कि नेशनल पार्क्स बताओ कितने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। अब ये बताना है कि पर्पल हाइड्रोजन का क्या मीनिंग होता है और ग्रे हाइड्रोजन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये क्लीन फ्यूल है। क्यों जोर दे रहे हैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए? पेट्रोल डीजल की जगह अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर पाएं तो देखिए, पेट्रोल डीजल या कोई भी फॉसिल फ्यूल है तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं जो पोल्यूशन करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से मुक्त होना है। हमें कार्बन फ्री इकोनॉमी, ये कीवर्ड है, इसको लिख लो, यूज़ करना अपने आंसर्स में इसको, है ना। हमें कार्बन फ्री इकोनॉमी बनानी है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, तो इसलिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत है। और ग्लोबल वार्मिंग से भी हम निपट सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम होगा। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल है, वो अपने इंडिया में तो इतने पेट्रोल या वो नहीं है ना, डीजल, हम बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है हमारी कम हो जाएगी, पैसा कम खर्चना पड़ेगा हमें बाहर से मंगाने पे, जब हम अपने यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी दिशा में ये आज की खबर थी कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इसको ग्रीन फ्लैग दिया है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहला एक ट्रायल स्टार्ट किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन वाली बसेस चल सके दिल्ली और एनसीआर एरिया में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो वो है ओसिरिस रेक्स। क्या होता है ओसिरिस रेक्स, ठीक है, तो अभी जानते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो कोई भी अगर स्पेस मिशन है ना, तो ये पता होना चाहिए कि वो किसका है। तो जो ओसिरिस रेक्स है, ये इसरो का है? नहीं, ये इसरो का नहीं है, ये नासा का है। तो नासा लॉन्च्ड ओसिरिस रेक्स। किस लिए, क्या है ये? देखो, एक स्पेस कैप्सूल है, बस इतना समझो, एक स्पेस कैप्सूल है। और किसके लिए लॉन्च किया गया है? बीनो के लिए, ठीक है, बीनू के लिए। तो बीनू क्या है? एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? देखो, हमारे स्पेस सिस्टम में ना, सोलर सिस्टम में बहुत सारे पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको हम एस्टेरॉयड बोल देते हैं। प्लैनेट से छोटे होते हैं, छोटे छोटे मत समझो, बड़े होते हैं, बट प्लैनेट से छोटे होते हैं, ठीक है। सो दे आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स, इनको एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो एक ऐसा ही एस्टेरॉयड था बीनू। तो बीनू को जो है डिस्कवर किया गया था 1999 में। अब उसके ऊपर उसका सैंपल लेने के लिए कि कैसा सरफेस है बीनू का, ये सब जानने के लिए नासा ने लॉन्च किया ओसिरिस रेक्स। कब लॉन्च किया? 2016 में लॉन्च किया। तो ये अभी क्या किया इसने बीनू से, जो एस्टेरॉयड था, वहां से कुछ मिट्टी का सैंपल ये लेकर आया है। और सबसे पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा सैंपल ये लेकर आए हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट को अभी ये सैंपल मिल गया है, एंड नाउ दे विल एनालाइज कि कैसी वहाँ पे कैसे मिनरल्स हैं, कैसा सरफेस है बीनू का, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो यहाँ से कि चिक्स क्यूब, ये देखो, अब न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने का ना ये फायदा होता है आपको, एक खबर के पीछे। अब खबर तो ये थी कि ओसिरिस रेक्स जो है वो मिट्टी का सैंपल लेके आए, पर इसके पीछे हमने देखा कि किस एस्टेरॉयड पे गया था, ठीक है, इसका किसने लॉन्च किया है, इसे कब लॉन्च किया है। और इससे पहले एक चिक्सक्यूब एस्टेरॉयड था, ये तो बीनू एस्टेरॉयड है। चिक्सक्यूब जो एस्टेरॉयड था, उसने वो धरती से वो टकराया था 66 मिलियन ईयर्स पहले। और कहते हैं कि उसकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे धरती से, उसके टकराने की वजह से। हाँ, तो ये हुआ आपका, यहाँ से आपको एक और फैक्ट पता लग गया है, चिक्सक्यूब एस्टेरॉयड। कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं ना, हम इतने सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं रोज़। तो अपनी एग्जाम की तो तैयारी हो ही रही है, साथ में हमारी नॉलेज कितनी बढ़ रही है जो ज़िंदगी भर काम आएगी, है ना। तो उस चीज़ों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। कोई भी स्पेस मिशन हो, ये देखो कि किसने लॉन्च किया है।
चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो वो है अपना इंडिया का इसरो का गगनयान मिशन। आइए समझते हैं गगनयान मिशन को। तो गगनयान मिशन को पहली बार अगस्त 15, 2018 में इसको अप्रूवल मिली। इसमें क्या होगा कि हम 3 लोगों को ये जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स होते हैं इन्हें हम स्पेस में भेजेंगे फॉर ऑलमोस्ट 7 डेज। ठीक है, अब इसमें यूज किसका होगा? LVM-3 का यूज होगा, जिसको GSLV Mac 3 भी बोलते हैं। तो स्पेसक्राफ्ट रॉकेट पूछा जा सकता है जिसका इस्तेमाल होगा इस मिशन में। स्पेस एजेंसी होप्स टू लॉन्च द फर्स्ट मिशन विद इन 40 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। हालांकि कोविड की वजह से ये थोड़ा सा डिले होता गया है। हाँ, इंडिया विल बिकम 4th कंट्री। इससे पहले रशिया, US और चाइना के ह्यूमंस या इंसान वहां पर जा चुके हैं स्पेस में। तो इंडिया 4th ऐसी कंट्री होगी जिसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाएंगे, इंडिया जो खुद अपने ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगी। इससे पहले भी इंडिया के लोग स्पेस में जरूर गए हुए हैं, बट इंडिया अपनी तरफ से खुद से, उसमें तो रशिया हेल्प्ड अस, है ना। अभी इंडिया अपनी तरफ से पहली बार भेजेगा ह्यूमंस को। सो एक बहुत ही, अब इंडिया के इसरो के सभी मिशंस की ये खासियत है कि हम बहुत ही इकोनॉमिकल या चीप तरीके से इनको बनाते हैं, मतलब ज्यादा खर्चे से नहीं बनाते हैं, कम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। राइट, 10,000 करोड़ की इसकी लागत है, जो कि कम है जब आप कंपेयर करोगे दूसरे स्पेस एजेंसीज से। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें व्योमनॉट्स बोला जाएगा, एस्ट्रोनॉट की जगह व्योमनॉट। व्योम वर्ड का क्या मतलब होता है संस्कृत में? स्पेस। ठीक है, तो कहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा? 400 किलोमीटर, 300 to 400 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में जाएगा। 5 से 7 दिन वहां रहेगा। 3 लोग जाएंगे इसमें। और जो पहला मिशन है वो है अनमैन्ड मिशन, उसमें लोग नहीं जाएंगे। बाद के मिशंस में पीपल विल बी देयर, ह्यूमंस जो हैं वो जाएंगे। तो इसके पेलोड में क्रू मॉड्यूल है जिसमें ह्यूमन बींग्स होंगे, और सर्विस मॉड्यूल है जिसमें विच इज पावर्ड बाय इंजन्स। ठीक है, विच इज पावर्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। तो GSLV Mac 3 का इसमें इस्तेमाल है। ये है आपका इसरो का गगनयान मिशन। कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में ये जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने गगनयान मिशन के बारे में। ये एक आज एक न्यूज थी, तो इसरो का ही जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, और इसी से रिलेटेड ये बातें हैं। ये हमने समझा गगनयान मिशन। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा G20 डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ। इस टॉपिक को समझते हैं। तो ये ना एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है आज न्यूज़पेपर में, उस पे रिलेटेड है दिस न्यूज़, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है G20 डिप्लोमेसी एंड अ शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अब यहाँ पर इंडिया ने जो डिप्लोमेसी अपनाई G20 समिट के दौरान, उसकी तारीफ करी गई है। जो राइटर हैं वो हैं MK नारायणन, पहले IB के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं ये, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो इनकी बातें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि G20 एक ऐसे टाइम पे हुआ जब पूरा रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन, है ना। तो जो पूरा वेस्ट है वो तो रशिया को कंडम करने पे मतलब इट वॉज एडमेंट कि हम किसी ना किसी तरीके से रशिया के खिलाफ एक्यूजेशंस लगा सकें और उसकी बुराई कर सकें G20 में। इंडिया ऐसा नहीं चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने देखो जब UNSC में रेजोल्यूशन लाए गए रशिया के अगेंस्ट, तो इंडिया ने वहां पर वोट नहीं किया रशिया के अगेंस्ट। इंडिया अपने संबंध अच्छे रखना चाह रहा है रशिया से भी और वेस्ट से भी। तो अगर कोई एंटी स्टेटमेंट चली जाती रशिया के अगेंस्ट, तो चाइना और रशिया फटाफट से ये बोल देते कि देखो इंडिया में दिल्ली स्टेटमेंट जो आई है G20 में, उसमें हमारे खिलाफ ये बोला वो बोला। तो एक तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो आइडियाज हैं उसके लिए वो अच्छी चीज नहीं होती। पर और इससे पहले ऐसा ही हुआ था, इससे पहले जब G20 समिट हुई ना बाली में, इंडोनेशिया में, तो उसमें क्या हुआ कि एकदम अगेंस्ट रशिया स्टेटमेंट्स लाई गई। वेस्ट ने पूरी ऐसी स्टेटमेंट्स निकाली कि रशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर, है ना। पर दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। जब इंडिया में ने G20 को ऑर्गेनाइज किया तो इन चीज़ों से हमने परहेज किया और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमने कंसेंसस एग्रीमेंट पर आए, कंसेंसस डिक्लेरेशन आया बेस्ड ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। राइट, तो अब
अभी ये बताना चाह रहे हैं कि जब दुनिया ऐसे बटी हुई, एक साइड रशिया है, उसको चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि रशिया चाइना के आपस की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। अगर इंडिया रशिया को एकदम से कंडम कर देगा, उसकी बुराई कर देगा, तो रशिया विल गेट मोर क्लोज टू चाइना। ऑलरेडी दोनों में अच्छी इंगेजमेंट हो रही है ना, तो उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान है, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। फिर जो नॉर्थ कोरिया है उसकी भी इंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं। यहाँ पे देखो जो किम जोंग उन है, ही मेट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। सो दैट एक तो वो ब्लॉक बनता जा रहा है। दूसरा ब्लॉक है वेस्ट वाला, जहाँ पे नेटो है वो स्ट्रॉन्ग होके उभर रहा है, नई कंट्रीज नेटो को ज्वाइन कर रही हैं। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेंसस डिक्लेरेशन निकलवाया अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, जो बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अब चाइना ये नहीं बोल सकता कि देखो इंडिया में G20 हुआ तो रशिया के खिलाफ ये बोला गया, दे हैव नथिंग टू से, राइट। एंड देन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी बातें हुई, इस पर भी एग्रीमेंट हुआ। तो एक तरीके से बहुत ही सफल G20 ये कंडक्ट किया गया, ऐसी बातें कह रहे हैं M.K. नारायणन जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कल भी परसों जब अपना सेशन हुआ था तब भी मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट लोकेशन बताई थी जो न्यूज़ में आई थी। आज एक आर्टिकल था असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक तो लोकेटेड है आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली रिज वाला जो एरिया है, ठीक है। और ये एक बड़े वाइल्ड लाइफ पैटर्न का हिस्सा है, जो कहाँ से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो सरिस्का से स्टार्ट हो जाता है। सरिस्का में आपका टाइगर रिजर्व है ना, चलो मुझे राजस्थान के 2 टाइगर रिजर्व्स का नाम बताओ। 2 टाइगर रिजर्व्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में हैं 3-4 टाइगर रिजर्व्स है, आप मुझे 2 टाइगर रिजर्व्स का नाम बताएंगे सरिस्का के अलावा, ठीक। तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है और फिर वो दिल्ली तक आता है, दिल्ली रिज तक जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आता है, उसी का एक पार्ट है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक तो थोड़ा सा एरिया पता लग गया। फिर इसमें एक चीज है नीली झील, तो ये एक मैन मेड लेक है। अब आपसे MCQ में क्या पूछेंगे कि नीली झील कहाँ पे लोकेटेड है, ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है। इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है, और इसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया उसको भी, मतलब कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज होंगी उनको रेगुलेट किया जाएगा। इको टूरिज्म यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, नेचर ट्रेल्स बनाई जा रही हैं, नेचर वॉक्स है ना, और जो दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने साइकिल्स, गोल्फ कार्ट, ये सब भी इंट्रोड्यूस किया है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कितने एरिया है, 32.71 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, दिल्ली रिज का ये पार्ट है। यहाँ पर 8 लेपर्ड्स हैं, 6 हाइनाज हैं, गोल्डन जेकॉल है, एशियन पाम सिवेट है, राइट। तो स्पॉटेड डियर, ब्लैक डक, सांबर डियर, ब्लैक बक सॉरी, होग डियर, इंडियन ग्रे मोंगूज, ये सब यहाँ पर मिलते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड अबाउट दी असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसकी लोकेशन पता लग गई है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक ये कि वो एक इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये देख सकते हैं आप, ये है असोला भट्टी, ये नीली झील है जिसके बारे में बता रही थी ना, वो यहाँ लोकेटेड है, और ये है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेंगू एंड स्वाइन फ्लू। तो ये न्यूज है दैनिक जागरण में कि डेंगू के साथ ही स्वाइन फ्लू भी फैल रहा है, तो ये इन्फेक्शन, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब हमारे लिए इसकी डिटेल्स जानना उतना जरूरी नहीं है, पर ये क्या कैसे होता है डेंगू और स्वाइन फ्लू, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है डेंगी और स्वाइन फ्लू की। तो जो डेंगी है ये कोज कौन करता है, मॉस्किटो, है ना। अब मॉस्किटो कौन सी, अलग अलग स्पीसीज होती है मॉस्किटो की भी। एडिस इजिप्टी है जो कोज करता है डेंगी, और यही एडिस जीनस का जो मॉस्किटो होता है यही चिकनगुनिया, येलो फीवर, जिका इन्फेक्शन, ये सब यही कोज करता है, और इसकी फीमेल होती है जो डेंगी कोज करती है। अच्छा अब आप मुझे बताइए मलेरिया कौन कोज करता है, कौन सा मॉस्किटो की स्पीसीज है जो मलेरिया कोज करती है। अलग है, डेंगू अलग कोज करता है, मलेरिया अलग। तो आपको मलेरिया का मुझे बताना है, डेंगू का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और फिर इसके जो स्वाइन फ्लू है, स्वाइन का मतलब होता है पिग, है ना, सुअर जो होता है, तो इसको होग फ्लू भी बोलते हैं, पिग फ्लू भी बोलते हैं, स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। बेसिकली एक सांस लेने की दिक्कत है जो किसमें हो जाती है, पिग्स में होती है H1N1 वायरस के कारण। एंड देन वहां से अगर
अगर ह्यूमन बींग्स उस पिग के कांटेक्ट में रहते हैं, इन्फेक्टेड पिग के आसपास रहते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो ये डिजीज ह्यूमंस में भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा, देखो अब डेंगू फीवर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। मान लो ये कोई एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, इसने एक ऐसे इंसान को बाइट किया जिसको डेंगू था, तो अब इसके अंदर भी वो वायरस आ गया है, ठीक है, और अब इट विल कीप इन्फेक्टिंग अदर पीपल, तो इन सब में भी डेंगू होता रहेगा। सिम्टम्स क्या है? हेडेक, सर दर्द हो सकता है, बहुत तेज फीवर, मसल पेन हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द, रैशेस, थकावट, नाक से खून बहना, है ना, वॉमिटिंग, ये सब चीजें हैं जो डेंगू से एसोसिएटेड हैं। तो फीवर होता है, डेंगू फीवर, डेंगू बुखार हम उसको बोलते हैं। दूसरी तरफ है आपका स्वाइन फ्लू। तो जो स्वाइन फ्लू है, मैंने बताया कि पिग्स में होता है ये फ्लू, ये वायरस, और वहां से पिग्स से ह्यूमन में भी आ जाता है अगर ह्यूमंस उनके संपर्क में आए और उस वायरल पार्टिकल को ब्रीथ कर लें, राइट। तो ह्यूमन, फिर ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में भी फैलता है। क्या सिम्टम्स हैं? वही बुखार होना, कफ, स्नीजिंग, सांस लेने में दिक्कत और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। तो ये है H1N1 वायरस, जो स्वाइन फ्लू, पिग फ्लू या होग फ्लू जिसे कहते हैं। तो यहाँ हमने दोनों के बारे में पढ़ा। अब आप मुझे बताइए कि बर्ड फ्लू किससे होता है? स्वाइन फ्लू तो H1N1 से हो रहा है, आपको मुझे बताना है कि बर्ड फ्लू कौन कोज करता है, और इसके अलावा मलेरिया कौन कोज करता है ना। डेंगू का तो बताया एडिस इजिप्टी है, तो अभी आपको मलेरिया का बताना है, मॉस्किटो, और बर्ड फ्लू कौन कोज करता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी टॉपिक्स। अभी हम क्या करेंगे कि जो कल मैंने आपसे सवाल पूछे थे उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कल सवाल पूछे गए थे उनके सही जवाब नीरा ने दिए हैं और सुप्रिया ने दिए हैं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ और भी बच्चे जवाब लिखें जो आज मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में पहले आंसर लिखें, ठीक। तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स पूछे गए थे, तो वहाँ बांदीपुर नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं, और हंगर के साथ जो एसडीजी डील करता है वो है SDG 20 हंगर। इंडिया का म्यांमार से कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर लगता है? तो अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। नरेगा स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये है कल के आंसर्स। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट और उनकी कैपिटल भी पूछी थी। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, असम की कैपिटल है दिसपुर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मिजोरम की कैपिटल एजवाल, ठीक। एक बार जिनको नहीं आंसर्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आके आंसर्स पढ़ लें जो और बच्चे लिख रहे हैं, और या फिर सर्च करके लिखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं, और हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों को अच्छी लगे। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।